हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको सीए फाइनल एससीएमपी का जुलाई 21 पेपर को रिव्यू करके दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम बीच बीच में आपको बहुत सारे मैसेजेस दूंगा कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, यानी कि नवंबर 21 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या ओल्ड सिलेबस का कोई क्वेश्चंस आपको करना है या आपको कुछ और एक नया स्ट्रेटजी अपनाना है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं अपने तरफ से हर एक क्वेश्चन का ए बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइजेशन भी करूंगा, आप उसको भी फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों। तो सी ए फाइनल एस सी एम पी का एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं जुलाई 21। उनके मन में तो बड़ा दुविधा है कि कैसा पेपर था, मेरा कैसा गया, दूसरों का कैसा गया। एट द सेम टाइम कंसर्न उनका भी रहता है जिनका आने वाले पीरियड में एग्ज़ाम है। नवंबर वाले भी चिंतित हैं कि कैसा एग्ज़ाम पेपर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है बहुत सारे सवाल मन में चलते हैं। इजी था, टफ था, कंसेप्चुअल था, एवरेज था, लेंदी था। तो इस बार वाला पेपर आप बोल सकते हैं कि एक मिली जुली सरकार थी, यानी हर एक एलिमेंट उसमें मौजूद था। कंसेप्चुअल भी था, इजी भी था, तो कुछ पार्ट टफ भी था, कुछ पार्ट लेंदी भी था। तो आई कैनॉट रेट इट एज फुल्ली इजी और वेरी इजी लाइक वी सेड इन नवंबर 20, जिसमें 5.5 क्वेश्चन पूरे रिपीट थे। जैन 21 में फिर भी 2 क्वेश्चन नए जैसे थे, बाकी सब ऑलमोस्ट रिपीट थे। बट इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार एक्सपीरियंस किए हैं, और क्या क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हालांकि जो भी क्वेश्चन नए आए हैं वो ऐसे नहीं आए हैं कि वो लिखने जाने लायक नहीं, वो सब करने जाने लायक क्वेश्चन है। अगर आप पेशेंस बना के रखते हैं, पेपर को शांति से पढ़ते हैं, तो आप आराम से पूरा पेपर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव राइटिंग स्पीड ऑल्सो। पेपर को ओवरऑल लेंदी बोला जा सकता है बिकॉज क्वेश्चन में बहुत सारे छोटे 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 क्वेश्चन डाले हुए हैं और थोड़ा सा बल्कि बनाया गया, बहुत सारा थ्योरी लगा लगा के क्वेश्चन को बनाया गया। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि वो बल्कि क्वेश्चन है तो लेंदी हो जाता है, पढ़ने में टाइम चलता है तो लिखने का टाइम कम हो जाता है। तो ऐसे पेपर में कई बार स्टूडेंट ऐसा भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि चलो मैं 80 मार्क का ही करूँगा और बेस्ट करूँगा। ऐसा भी टाइम सेविंग टेक्निक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और या फिर आप अगर राइटिंग स्पीड अच्छा मेंटेन करते हैं तो आप पूरा 100 मार्क्स लगातार कर ही सकते हैं। तो मैंने पेपर को 3 बार पढ़ा कम से कम, और समझा कि क्या वाकई में ये 100 मार्क्स का कोई बच्चा कर सकता है। तो मुझे लगा हाँ, कर तो सकता है, कर तो सकता है। मतलब ब्लैंक छोड़ने लायक कोई पेपर ऐसा नहीं था, एकदम ऊपर से जा रहा है ऐसा कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। हाँ, एकदम जाना हुआ क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी था। ठीक है। जैसे अगर हम लोग पेपर को पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं ना, ए बी सी एनालिसिस करते हैं ना, कि सी मतलब एकदम नहीं आ रहा है, ए मतलब बहुत अच्छे से आ रहा है, और बी मतलब थोड़ा सोचेंगे तो कर लेंगे। मैं जनरली बताता हूँ ना, पेपर पढ़ते समय पहला 15 मिनट ए बी सी एनालिसिस ऐसे करना चाहिए कि ए मतलब बहुत ईजी है, एकदम आ ही गया, पढ़ देखते ही लगा कि अरे हो जाएगा। और बी मतलब आपको देखते ही लगेगा कि ये करेंगे तो हो जाएगा, तो देखा देखा लग रहा है। और सी मतलब एकदम ऊपर से जा रहा है। तो इन जनरल यहाँ पर एबीसी एनालिसिस करते हुए मैं आपको अभी पूरा पेपर दिखाऊंगा। एक ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर से कितने मार्क के आए हैं। टीक्यूएम से बिजनेस एक्सेलेंस का 20 मार्क का आया है। क्वेश्चन टू टारगेट कॉस्टिंग, जैसे कि फिक्स ही कर दिया इंस्टीट्यूट ने, हर बार क्वेश्चन टू टारगेट कॉस्टिंग के पूछेंगे, उससे 20 मार्क का आया है। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग से 20, और आगे जाकर भी एक 10 मार्क का आया, 30 मार्क का आया। प्राइसिंग से 5 मार्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। वैल्यू चेन एनालिसिस से भी 5 मार्क का वो इधर और में रखा गया है। ईएमए से 5 मार्क का रिपीट क्वेश्चन जैसा है। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन एक और है। टीओसी का रिपीट जैसा है। बजटरी कंट्रोल में बियॉन्ड बजटिंग पूछा है। मेक और बाय का करने लायक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का करने लायक क्वेश्चन है। तो मैं आपको पेपर अब दिखाने जा रहा हूँ, आप उसमें एबीसी एनालिसिस मेरे तरफ से सुनते हुए चलेंगे। जैसा मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताया था एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी के लिए, कि
आपको डे बिफोर एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि मुझे कंसेप्ट सारे पते होने चाहिए और क्वेश्चंस में जो जो वर्क टाइप्स है वो मालूम होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली केस स्टडी डाइजेस्ट जो हम लोग इतना पढ़ के गए थे, उससे कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि जुलाई 21 में नहीं आया तो भैया नवंबर 21 में भी उसको स्किप कर देंगे। केस स्टडी डाइजेस्ट से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भी आया है सब कुछ नया नया ही आया है, या फिर प्री केस स्टडी डाइजेस्ट जितना क्वेश्चंस था हमारे पास उसी से आया है। तो ये जुलाई 21 में हुआ तो इसका मतलब ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट जानता है कि फिर हर कोई नवंबर 21 में भी यही स्टेप लेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि ऐसा मत सोचना कि नवंबर 21 में मुझे केस स्टडी डाइजेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने पहले समझते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले भी जैसे बोला हूँ कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर थोड़ा लेंदी इन लोग बनाता है जानबूझ के कि बच्चे का बहुत टाइम वेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाए। इन जनरल स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ना चालू कर देता है, 15 मिनट को यूटिलाइज नहीं करता और फर्स्ट क्वेश्चन से दुम 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 करते हैं जो जाता है। इतना लेंदी क्वेश्चन आप देखिए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज तक 4.5 पेज तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो इसको पढ़ने पढ़ने में अगर आपका टाइम बहुत चला जाएगा तो इसको लिखेंगे कब। तो पॉइंट ये रहता है हमेशा इसीलिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी तो रहता ही है, बट इसके चक्कर में कई बार आप 1 घंटा लगा देते हो एक ही क्वेश्चन में, तो बाकी क्वेश्चन जो आते हुए होते हैं उसके बाद में आपको जो स्कोरिंग भी हो सकते हैं आपका वो छूट सकता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट में करना, ऐसा कोई रूल नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी योर लास्ट क्वेश्चन और मे बी समवेयर इन मिडल इफ यू फील दैट यू आर नाउ कंफर्टेबल टू डू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमेशा स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम हॉल की कि आप अपना पहले कैसे 40 मार्क को कैप्चर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बी कैटेगरी में रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसे ऊपर से कहानी पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे क्या आ गया, बट अगर आप रिक्वायर्ड पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा हाँ 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 ये मालूम है। जैसे EFQM मॉडल आपको पूरा मालूम है, उसके फंडामेंटल्स आपको याद है, उसको याद करने के निमोनिक्स भी आपको समझाया था कि अगर टैलेंट आया तो ओला में बैठ के CCFC जाएंगे, याद है। और फिर इनेबलर्स एंड रिजल्ट्स आपको सिखाया गया है। 5 इनेबलर्स हैं रिजल्ट्स में, रडार फ्रेमवर्क आता है। ठीक है, रिजल्ट्स के बाद रडार फ्रेमवर्क आता है एक्चुअली, और इनेबलर्स और रिजल्ट्स तो छोटा सा ही है। रिजल्ट्स में 4 तरह के रिजल्ट होते हैं, वो सब आपको ऑलरेडी बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में दिखाया हुआ होता है। तो ये देखने से थोड़ा राहत मिलता है। और बाकी यहाँ पर ये सब भी क्वेश्चन से उठा उठा के लिखने का चीज़ है, बहुत ज़्यादा कोई उसमें घबराहट वाला चीज़ नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को अगर कोई लास्ट के तरफ या मिडल में कहीं किया होगा तो रीजनेबली इसमें पॉइंट्स जो लिखना है वो लिख के आया ही होगा। इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन जो था वो फंडामेंटल्स और इनेबलर इन रिजल्ट्स पे था, तो जिसका भी बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल रिवाइज किया हुआ था उसका काम बन ही जाएगा, वो अच्छे से मार्क्स इसमें उठा लेगा। ठीक है, जैसे इसी तरह से जुलाई 21 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आया था, तो आराम से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो जो पॉइंट्स थे वो बच्चे लिख कर आए थे और उनका अच्छा अच्छा मार्क्स भी आया था। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिख पाएंगे आप फंडामेंटल्स के और इनेबलर्स रिजल्ट्स के, तो आपको 9 3 12 तो कहीं नहीं गए। और ये सब भी 1 1 मार्क का जो था, ये क्वेश्चन से उठा उठा के रेफर करके लिखने का था, तो उसमें भी 1 1 मार्क 2 2 मार्क का जो है वो भी स्कोरिंग है। तो पॉइंट ये कि ये जितना ब्रेक डाउन किया हुआ क्वेश्चन रहता है ना, उतना अच्छा रहता है हमारे लिए कि आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन स्कोरिंग ज़्यादा बन जाता है। लास्ट जुलाई जैन 21 का जो एग्जाम हुआ था उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया था। तो क्वेश्चन नया होने के बावजूद ब्रेक डाउन करने से हर एक में कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है, पॉइंट्स बन रहा होता है, तो इसमें मार्क्स आ जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसको अगर कोई बाद में करे और बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल याद हो तो ये क्वेश्चन वर्थ था। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ओल्ड सिलेबस से उठा के दे दिया गया है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ भी है। नॉर्मली हम लोग अपने पुराने बैच तक के तो क्लासेस में कराते थे। ठीक है, हाल में हम लोग बोलने लग गए थे कि ओल्ड सिलेबस का कितना करोगे, और प्रीव्यूज़ भी आ रहे थे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के जो हाल में ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे या ऑल इंडिया रैंक 2 लाए थे। उनका भी कहना था कि सर ओल्ड सिलेबस से आप लोग क्यों कराते हैं, हम लोग को तो न्यू सिलेबस से ही खाली पढ़वा दीजिए, ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन सब आते नहीं हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता था, ओल्ड सिलेबस का भी कुछ ना कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ जानकारी आपको लेके जानी पड़ती है।
इवन नवंबर का भी पेपर देखेंगे, नवंबर 20 का पेपर, तो उसमें लास्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस से था, ठीक है। और अभी भी देख लीजिए, ये ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा 20 मार्क्स का उठा के दे दिया है। तो एज सच कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग का मिलके। अगर आपने मान लीजिए ओल्ड सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिर भी ये क्वेश्चन करने जाएंगे, तो ये बोनांजा क्वेश्चन है, कोई भी ट्रिक इसमें छुपा हुआ नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ी है, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, तो आराम से हो जाएगा। आपको बस इनडायरेक्ट कॉस्ट जो यहाँ पे दिए वो उसको दोनों प्रोडक्ट में बांट के उनका टोटल कॉस्ट निकालना है। और यहाँ पे रीडिज़ाइनिंग करने बोल रहा है प्रोडक्ट को, रीडिज़ाइनिंग के कारण जो जो बेनिफिट्स आया प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके, वो उसका भी एक कॉस्ट स्ट्रक्चर निकाल कर बस चेक करना है कि आप अपना टारगेट कॉस्ट अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। तो क्लियरली इसमें बोनांजा है, मैं आपको यही बोल सकता हूँ। ये क्वेश्चन अगर कोई भी किया होगा तो इसका पूरा राइट ही होगा, आराम से 20 में से 15-16 नंबर तो उठाया जा सकता है। तो इससे ये सबक सबक मिलता है कि भैया जो पढ़ा रहे हैं आप लोग शांति से पढ़िए, आप लोग जज मत करिए कि ये पढ़े या ना पढ़े, ये पढ़े ना पढ़े, ठीक है। और फिर भी अगर कभी मान लीजिए जज करके भी चला गया, तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, तो अपने आप समझ बनेगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं बनेगा। अब हो जाता है कई बार लास्ट मोमेंट पे इतना टाइम नहीं रहता कि सब चीज़ देख पाएँ, ऐसा हो जाता है। अगर हो जाता है तो उस समय घबराहट छोड़कर ये सोचेंगे कि हमको पढ़ना है और करना है। पढ़ना और करना वाला माइंडसेट जब बना लेंगे, तो अपने आप समझ होने लग जाता है। तो ये ऐसा है कि वो एक्टिव रीडिंग करते करते, आप ब्रेक डाउन करते करते ये सब हो जाता है आपका। ये क्वेश्चन देख के तो मैं खुश हो गया कि अरे वाह, ओल्ड सिलेबस का फिर एक 20 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया। तो फिर ये है कि ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत, अब जैसे कितना ओल्ड सिलेबस में कितना सारा क्वेश्चन है, तो हम कितना कितना करें, कौन कौन सा करें, कौन सा आएगा ये कोई जानता नहीं। देखिए ये भी प्रैक्टिकल बात को समझ लीजिए, कौन सा ओल्ड क्वेश्चन का आएगा कोई नहीं जानता है। अब ओल्ड में हजारों क्वेश्चंस हैं, तो हजारों में से कौन सा करें। अब मैंने भी एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट बनाया था ओल्ड क्वेश्चंस का, जो आप लोगों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स लोग के साथ हमने शेयर किया था, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है जिस इंस्टीट्यूट का। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन को पिक नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लगा इतना लेंथी क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का क्या काम था। तो पॉइंट ये कि ओल्ड सिलेबस में भी तो हजारों क्वेश्चन है, तो हजारों में से कितना आप करके जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो आप ऐसा ही मान लो कि पढ़ो नहीं न्यू वाला सारा, और ओल्ड का कुछ आएगा, कंसेप्ट है तो आप कर लोगे और क्या। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको करने बैठेंगे तो आप हो जाएगा। टारगेट कॉस्टिंग के साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बस आना चाहिए। नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे ये डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का आरओआई और आरआई से रिलेटेड है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि आपको कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स लेकर अपना आरओआई आरआई निकालना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में एक हेड ऑफिस एक्सपेंस माइनस किया हुआ है। तो अगर माइनस किया हो तो आप उसको ऐड बैक करके अपना वर्किंग करेंगे, ठीक है। आप उसको ऐड बैक करके अपना वर्किंग करेंगे। इसी तरह से डेप्रीसिएशन को लेके यहाँ पे एक और ट्रिक दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन को लेकर हम लोग जनरली क्लासेस में कोई सम नहीं किए हुए होता है जिसको लेकर कोई एडजस्टमेंट किया हुआ हो। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि डेप्रीसिएशन इज नॉट अ कंट्रोलेबल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ डिविजनल मैनेजर्स, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज टाइड अप विथ इन्वेस्टमेंट्स और ऑन एसेट्स, और वो इन्वेस्टमेंट का जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट सेंटर का होता है, प्रॉफिट सेंटर का नहीं होता। तो जब आप यहाँ पर कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये दो आइटम इसीलिए दिया हुआ है कि आप इस दो आइटम का इफेक्ट को ऐड बैक कर देंगे, यानी कि हेड ऑफिस एक्सपेंस जो माइनस किया हुआ उसको ऐड बैक करिए, और डेप्रिसिएशन जो माइनस किया हुआ उसको ऐड बैक करके कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकाल के अपना वर्किंग करिए। और फिर वैसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना ब्रेकअप देता है उतना आसान हो जाता है। और इसमें आपको कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बताने बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस के बारे में इसका स्कोप बताने बोला है। ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये पार्ट आईसीआई न्यू मैट में अभी एक अलग से मई 21 का जो एडिशन आया था उसमें बताया था, इंस्टीट्यूट ने ड्रॉ करके एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था इसके ऊपर। उसी क्वेश्चन का एक हिस्सा यहाँ पे पूछ लिया, यही 3 को लेके उसमें हम लोग केपीआईज भी सीखे थे। तो उस तरह से क्वेश्चन पूरा मतलब कॉपी पेस्ट वाला टाइप का क्वेश्चन है। मतलब अगर आप मेरे से रेटिंग पूछेंगे तो ये क्वेश्चन मैं
ए कैटेगरी में डालूंगा, मतलब इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में डालूंगा मैं अपने तरफ से। अगर डालूँ आपका प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, तो ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, बस पढ़ते जाओ और करते जाओ, पढ़ते जाओ और करते जाओ। ठीक है, मतलब इसका काफ़ी पोर्शन मैच हो जा रहा है पुराने जो हम लोग पढ़े हैं उससे। और इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपका ओल्ड सिलेबस का ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो ए है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 बी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, बट बी में भी अगर जैसे होता है ना बी प्लस बी माइनस अगर करें तो बी प्लस में जाएगा, मतलब बी में भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, इजी लेवल पे है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से तो ए कैटेगरी का है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप पिकअप करके कर सकते हैं विद जस्ट वन एडजस्टमेंट। अगर आपको एक क्लिक कर जाए कि डेप्रिसिएशन को भी मेरे को ऐड बैक करके आंसर निकालना है। 4 नंबर में ये वाला जो पार्ट ए था, ये न्यू सिलेबस का जो अभी मैट आया था ना मई 21 में जो रिलीज हुआ था, ये सब का क्लासेस हमने आईसीआई न्यू मैट एडिशंस बोल के आपको सारा कराया है, एक अलग से वीडियो दिया आईसीआई न्यू मैट एडिशंस ऑल क्वेश्चंस ऑल थ्योरीज बोलकर, तो उससे जुड़ा हुआ है। उसमें जैसे बीच बीच में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके एक पार्ट डाला हुआ था, वैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज चैप्टर में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग डाला हुआ था, उससे ये क्वेश्चन 5 मार्क का आ गया। ठीक है, तो ये भी ईजी है। वो आपको याद होगा कि कंपनी इंश्योरेंस कंपनी सरचार्ज लगा रहा है फॉर मेकिंग एनी अदर पेमेंट देन एनुअल बेसिस, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं ये। नेक्स्ट आ रहा है 4 का ए का सेकेंड पार्ट, जिसमें बोल रहा है वैल्यू चेन एनालिसिस हमने लगाया है किसी एक लॉ फर्म में। तो एक लॉ फर्म में वैल्यू चेन एनालिसिस लगना ही नहीं चाहिए हिसाब से, तो वहाँ तो वैल्यू शॉप मॉडल लगना चाहिए, सर्विस दे रहा है, बट फिर भी यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस लगाया है और वो लोग अपने कुछ एक्टिविटी फाइंड आउट किया है, जिसमें वैल्यू चेन का एक्टिविटीज़ का नाम दिया हुआ है, बोल रहा है बस इसको मैपिंग करो, मैच द कॉलम करो। तो मैच द कॉलम में बहुत इजी है, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स तो आपका रिसीविंग डेटा वाला आ गया, फिर ऑपरेशंस है वो अटेंडिंग कोर्ट केसेस आ जाएगा, तो लॉ फर्म है तो मेन काम कोर्ट केस अटेंड करने का ही है। फिर सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से आ जाएगा, और डीलिंग विद क्लेम्स ऑफ नेग्लिजेंस बाय कस्टमर है, नेग्लिजेंस से डील कर रहे हैं आप, तो उसका क्लेम वगैरह आ रहा है, तो वो सर्विस यानी आफ्टर सेल सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कैटेगराइज करना है और डिफाइन वैल्यू चेन एक लाइन में आपको लिख देना है। ऐसी एक्टिविटी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपका इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, उसे हम वैल्यू चेन कहते हैं। बस एक मार्क के लिए लिखना है आपको। ऑलराइट, आप बस उसमें और एक लाइन ऐड कर सकते हो थोड़ा सेफ्टी के लिए कि कीवर्ड्स मैच कर जाए कि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ये होते हैं। हो गया वैल्यू चेन। तो ये भी बोनांजा क्वेश्चन था, मतलब मुझे अगर वो रेटिंग देना हो तो मैं इसको भी ए दूंगा और इसको भी ए कैटेगरी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बी नंबर सिचुएशन 1 और 2 वाला जो सिनेरियो था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह का सिनेरियो वाला क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें वाई व्हाट इज़ द रिस्क एक्सपोजर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो रिस्क एक्सपोजर जब पूछ रहा है आपको तो वो इन्वायरमेंटल रिस्क के बारे में आपको बताना है, और सेकंड में हाउ फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एबीसी लिमिटेड फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। ऐसा ये दोनों सिचुएशन का क्वेश्चन ऑलरेडी सेम आपका किया हुआ है पहले, डीजेबी बुक में भी मिल जाएगा आपको, इंस्टीट्यूट मैट में, आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, बट आपको ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का पास में आरटीपी एमटीपी से पूछा हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें ए कैटेगरी का क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ है तो आप कर ही लोगे। और ये भी ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का वापस से आया है। मलेशिया सिंगापुर को दे रहा है, सिंगापुर इंडिया को दे रहा है। मलेशिया सिंगापुर अलग अलग कंट्री है, इंडिया अलग कंट्री है, और सबका टैक्स रेट दिया हुआ है, सिंपल ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, और ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड्स भी बता दिया, मार्केट प्राइस और 200% ऑफ फुल कॉस्ट। इस तरह का सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए भी हैं, सेम नहीं है एग्जैक्टली बट बहुत ही सिमिलर है। मेरे हिसाब से ये कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब इसको पढ़ेंगे आप एक्टिव रीडिंग में, बस बीच में लिख के ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, कब 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 आपका पता चलेगा कि डेटा सस्ता चला गया, और बाय द एंड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा कि करना क्या है। तो इट वाज सो इजी क्वेश्चन। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला नवंबर या फिर उसके बाद वाला इमीडिएट टर्म में है, तो आप इसके पेपर के जो भी क्वेश्चंस मैं मार्क करके दिया हूँ चैप्टर वाइज, आप अटेम्प्ट कर लो। मैं कुछ ही दिन बाद इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली
आपने जो किया था वो सही किया था कि नहीं किया था। फिर 5A में आते हैं। 5A थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का एक सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में आया था, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग, याद है वो कैमरा वाला क्वेश्चन, जेड सिक्योरिटी, उस टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन कि इसमें यहाँ पे कैपेसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे कैपेसिटी अवेलेबल है, तो बॉटल नेक कौन सा है, बॉन्डिंग प्रोसेस बॉटल नेक है, तो कैपेसिटी बढ़ाना है तो बॉन्डिंग का बढ़ाओ, कास्टिंग का बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो उसी चीज को लेके छोटा छोटा 2-2 मार्क का क्वेश्चन, 1-1 मार्क का क्वेश्चन बनाया हुआ है। जितना ब्रेक डाउन करता है उतना अच्छा, आप ये समझ लेना उतना ज्यादा चांस है आपका स्कोर करने का। तो आप अगर ये पढ़ेंगे तो आपका अगेन वो जेड सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन किया हुआ, तो आप आराम से इसको क्रैक कर लेंगे, इट इज इजीली पॉसिबल। फिर आ रहा है ये यहाँ पर 5B। 5B का जो क्वेश्चन है ये बियॉन्ड बजटिंग का है, जिसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखने में माथापच्ची होता है। जिन बच्चों का थ्योरी उतना स्ट्रांग नहीं होता उनको थोड़ा लगता है कि यार मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो उसके चक्कर में वो बेचारे 5 नंबर को हो सकता है स्किप कर दिए हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये थ्योरी के चक्कर में। बट अगर बियॉन्ड बजटिंग का नॉलेज रखा हुआ है आपने, थोड़ा सा रटा हुआ है, आपको रटना तो पड़ता ही है उसका पॉइंट्स, तो पॉइंट्स रटे बिना बियॉन्ड बजटिंग का आंसर लिखने जाओगे तो पॉइंट्स बिना उसका मार्क्स ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बियॉन्ड बजटिंग हम लोग पहले भी मई 18 का एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है तो पढ़े ही हैं, और सब्सिक्वेंटली भी अब बियॉन्ड बजटिंग का आ गया, तो आराम से आपको लिखना आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रेडिशनल वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग का डिफरेंस भी जानते हैं तो भी ये आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल का भी ये 10 मार्क का करने लायक क्वेश्चन है, बट इसका रेटिंग अगर मैं दूंगा तो ये मैं बी कैटेगरी में दूंगा, एकदम सी कैटेगरी का तो नहीं बोलूँगा। और ये टीओसी का क्वेश्चन तो मैं ए कैटेगरी बोलूँगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है। ओके, तो किसी किसी के लिए हो सकता है बियॉन्ड बजटिंग नहीं पढ़ा हुआ तो वो सी कैटेगरी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 6A में। 6A आपका मेक और बाय का क्वेश्चन है, ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, पढ़ेंगे करेंगे तो हो जाएगा, पढ़ेंगे करेंगे तो हो जाएगा। तो ये मेक और बाय का छोटा छोटा पार्ट लेके क्वेश्चन बनाया हुआ है। मैक्सिमम परचेज प्राइस क्या हो सकता है, तो उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग भी यूज़ होगा, शुड मेक और बाय, ये दो तो बहुत आसान सा था इसका। फिर वही आपको वर्किंग करके देखना है कि यहाँ पर सप्लायर का जो प्रपोजल है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। ऑलराइट, क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में भी लिखना है, तो वो आपको तो मुंह ज़बानी याद रहता है, तो आराम से आप लिख सकते थे। बहुत ज़्यादा एडवाइस और वो जो कि स्किल वर्ब्स अपने पढ़ते हैं उसके ऊपर एम्फेसिस वाला क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, कहीं कहीं एक्सप्लेन और डिस्कस है तो वो समझ में ही आ गया कि पूरा थ्योरी है, प्रैक्टिकल के साथ बहुत ज़्यादा वो मिक्स किया हुआ थ्योरी जैसा क्वेश्चन नहीं आया। और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से बी कैटेगरी का है, या फिर इसमें मैं बोलूँ अगर, तो बहुत बार स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में करना क्या है। टोटल ओवरहेड का वेरिएंस का क्वेश्चन है, जिसमें एक्चुअल में टोटल ओवरहेड दिया हुआ है और आपको उसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है। तो जब ब्रेकअप नहीं देता है तो आपको याद होगा कि आपको टोटल ओवरहेड वेरिएंस को ही लेके चलना पड़ता है। आप फिर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अलग से नहीं निकाल पाते हैं। तो वही वाला क्वेश्चन है, और उसमें साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी घुसा दिया। तो इसमें 48 सेटअप्स, 48,000 मशीन आवर्स, 9600 यूनिट्स, इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो सेटअप का कॉस्ट टोटल आपको दे दिया 96,000। ठीक है, तो उसको नंबर ऑफ सेटअप से कनेक्ट करना पड़ेगा। अदर्स को किससे कनेक्ट करोगे, ऐसा क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर सेटअप वाला 900 रुपया दिया हुआ है, और इसके अलावा आपका पर मशीन आवर का वेरिएबल ओवरहेड है 7.5, तो ये रेट बजटेड ओवरहेड माना जाएगा, बजटेड रेट माना जाएगा। ठीक है, फिर आपका 900 7.5 अगर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 96 3 लाख दिया हुआ है, तो ये किसके साथ वेरी कर रहा होगा, इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा सेटअप्स। अदर्स का कॉस्ट ड्राइवर आपको अज्यूम करना पड़ेगा, या तो मशीन आवर्स होगा या फिर वॉल्यूम अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, अब मशीन आवर्स सही है कि वॉल्यूम सही है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। ओके, ये वॉल्यूम के ऊपर निर्भर कर रहा है कि मशीन आवर के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसका कोई परफेक्ट आंसर अभी अवेलेबल नहीं है।
कुछ बच्चे वॉल्यूम से किए होंगे, कुछ बच्चे मशीन आवर्स से किए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है कंप्यूट करो टोटल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, मतलब होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और टोटल ओवरहेड का फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस मतलब होता है आपका कॉस्ट वेरिएंस। दिस इज कॉस्ट वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एफिशिएंसी में इन यहाँ पर एफिशिएंसी ही क्यों बोला, वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चल रहा है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक तरह से सारा ओवरहेड्स फिक्स वाला भी वेरिएबल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उन सबके ड्राइवर्स होते हैं। तो ड्राइवर्स में सिंस आप देखेंगे एक्चुअल में आपको आवर्स ही दिया हुआ है ना, एक्चुअल में भी आवर्स ही दिया हुआ है। एक्चुअल में यूनिट्स एज सच अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, हालांकि यूनिट्स कंप्यूट किया जा सकता है एक्चुअल का। 48,000 मशीन आवर्स अगर 9600 यूनिट्स का है तो एक यूनिट में कितना आवर लगता है ये आपको पता चल जाएगा। और फिर आप इस 45,000 आवर्स से अगर उसको रिलेट करोगे तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, इससे आपका स्टैंडर्ड आवर निकल सकता है। ये ओवरव्यू से आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपका स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट निकल सकता है। सॉरी, इस तरह से आपका एक्चुअल आउटपुट निकल सकता है। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट तो यहाँ से आ जाएगा ना 48,000 बाई 9600 करके, अगर आप वहाँ पे स्टैंडर्ड आवर यूज़ करोगे तो एक्चुअल आउटपुट भी निकाला जा सकता है। तो कुछ बच्चे इस पर्टिकुलर अदर्स को मशीन आवर से रिलेट करेंगे, कुछ बच्चे उसको हो सकता है आउटपुट से रिलेट करके कर रहे हो और आउटपुट फाइंड भी किया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि सिंस आवर्स का थोड़ा सा प्रेजेंस ज़्यादा है तो मशीन आवर्स ज़्यादा सूट कर रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग वॉल्यूम से मिनिमम कॉस्ट को चार्ज करना चाहते हैं, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर कॉस्ट को एक स्पेसिफिक ड्राइवर से चार्ज करना चाहते हैं। तो हो सकता है अदर्स के लिए मशीन आवर्स उस लॉजिक से ज़्यादा सूट करे। तो ये पार्ट 1 में उस तरह से हो जाएगा। और पार्ट 2 में बोल रहा है कि हम लोग मान लीजिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जैसा सिस्टम बना रहे हैं तो कैसा होगा, जिसमें बोल रहा है कंपनी यूजेस ओनली मशीन आवर्स एज द एक्टिविटी मेजर टू अप्लाई बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब बोल रहा है वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड का जो भी अमाउंट है टोटल कर लो और एक ही ड्राइवर पे ले आओ, मशीन आवर्स मात्र ड्राइवर पे ले आओ। जैसे यहाँ पर तो आपको अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है ना, सेटअप के लिए सेटअप लेना पड़ेगा, अदर्स के लिए मशीन आवर्स देना पड़ेगा, फिर वेरिएबल वाला के लिए पर सेटअप कॉस्ट है, पर मशीन आवर कॉस्ट है। तो 4 आइटम ऑफ कॉस्ट है एक तरह से, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पार्ट में 4 आइटम का कॉस्ट कार्ड बनेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जब बनाओगे तो उसमें 4 आइटम लोगे, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल ड्राइवर्स लोगे और एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल ड्राइवर्स लोगे, कंपेयर करके आपका वेरिएंस एनालिसिस होगा। बट सेकेंड पार्ट में आपका सिर्फ एक ही ड्राइवर रहेगा और वो होगा मशीन आवर। सब कुछ मशीन आवर के बेसिस पे चारों कॉस्ट को टोटल को एक ही लाइन में लिखकर आपको कंपेयर करना होगा। और फिर यहाँ पे पूछ लिया फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंसेस, 2 मार्क के लिए। तो इसमें जैसे साइज ऑफ वेरिएंस आप बताते हो ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, तो वो फैक्टर्स हैं, आपको याद कराया जाता है इन्वेस्टिगेशन करते वक्त। तो फैक्टर्स आप बता सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 2 मार्क का तो 2 फैक्टर बता दो बस। ऑलराइट, तो आई थिंक दैट इज ऑल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन मेरे नज़र में बी कैटेगरी का है, इनका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया हुआ उनके लिए सी कैटेगरी हो जाएगा। सर आपके हिसाब से तो कोई सी कैटेगरी का सम ही नहीं था, तो मेरे हिसाब से तो नहीं था, देखिए मैं सर हूँ इसलिए शायद ना हो, कुछ मुझे लगा करने से हो जाएगा, कुछ मुझे देखा देखा सा लगा। तो मोटा मोटी जैसे होता है ना कि कॉस्टिंग में सर वो 90 नंबर आ जाएगा क्या, 90 नंबर वाला पेपर भी हो सकता है अगर कोई भी बच्चे ने अच्छे से इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ा है और सारा सम्स किया हुआ है उसका और उसको याद है, तो 90 नंबर भी वो लाएगा इसमें। जैसे जो जैन 21 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 87 94 ऐसा मार्क्स भी आया था आपको याद हो, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हमारे यहाँ से 87 आया। तो इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पॉइंट ये है कि आपका एबिलिटी है कि नहीं टू डू न्यू सम। आप नया सम देख के घबरा जाते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाते, आप क्रैक कर पाते कि नहीं कर पाते, चाहे थ्योरी हो तो उसको लिख पाते कि नहीं, चाहे प्रैक्टिकल हो तो उसको ब्रेक डाउन कर करके कर पाते कि नहीं। अगर गलत होता है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फंडामेंटली स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया तो सब धर धर करके रॉन्ग हो जाता है, ऐसा होता है। जैसे वो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन जो था, अगर आप डेप्रिसिएशन और हेड ऑफिस एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं किए, एडबैक नहीं किए, एक रॉन्ग हो गया तो सब धर धर करके नीचे में रॉन्ग होता चला गया।
ठीक है, जब तक कि कोई एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सीन में ना घुसे। जैसे वो कोई मान लीजिए नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर का क्वेश्चन घुस गया तो वो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, उसका मार्क्स मिल जाएगा, बट बाकी कनेक्टेड क्वेश्चन में तो मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आपका सब्जेक्ट के प्रति, कंसेप्ट के प्रति थोड़ा सा और निष्ठा चाहिए, यही मैं बोल सकता हूँ। बाकी तो घबराने वाला ऐसा पेपर मुझे नहीं लगा। जैसे मैं तो हड़बड़ा के ही देखा था कि अरे बाप रे, सुन रहे हैं टफ 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 आ रहा है, कुछ लोगों से पता चलने लगा था, बट मैं देखा तो उतना भी टफ नहीं था कि इतना जो नॉइज चल रहा है वैसा आपको मानना है। तो पॉइंट ये है कि आप बाकी नॉइज को अनहर्ड करना शुरू करिए और अपने गोल पे फोकस करिए। इस क्वेश्चन पेपर से भी सीखिए और जैन वाला पेपर से भी सीखिए और नवंबर 20 वाला पेपर से भी सीखिए। 3 पेपर से आप सीखिए। नवंबर 20 वाला पेपर एकदम डीजेपी बुक यानी कि पास्ट क्वेश्चंस जो भी आईसीआई के थे उससे कॉपी पेस्ट है, बट ये जो 2 क्वेश्चन पेपर है जैन 21 और नवंबर ये वाला जुलाई 21, ये 2 क्वेश्चन पेपर आपको करना चाहिए अपने से। क्वेश्चन पेपर लेके जब आप 3 घंटा बैठेंगे ना तब आपका ब्रेन खुलेगा। इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, नया नया क्वेश्चन भी उसमें डालने की कोशिश करते हैं। आप लोग दे तब ना बात है, आपके पास टाइम ही नहीं होता, क्या करेंगे आप, सीधा एग्जाम में जाके बैठते हैं। पहले से अटेम्प्ट करो, पेपर अटेम्प्ट करो, सेल्फ एनालिसिस भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ब्रेकडाउन होता है। इतना ही था इस रिव्यू वीडियो में, फिर मिलेंगे कभी, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर बैठेंगे आपके साथ। चलिए अभी मन लगाइए, अच्छे से पढ़िए, आगे अब जो हो गया सो हो गया। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, जो हो गया सो हो गया। और नवंबर 21 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही तैयारी खत्म हो पेपर लेके सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया और आंसर देख लिया, पेपर लेके सॉल्व करिए। अपना पढ़ाई में ऐसा कम से कम एक दिन निकालिए जिसमें आप पूरा दिन में 2 पेपर कम से कम देंगे, कम से कम 2 पेपर, अगर 3 दे सके तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो मिलते हैं, गुड नाइट।